Hello, my dear student. This is Dr. Mahipal Chaudhary, Zoology faculty, CLC Seekers. And today we are going to discuss about your mid-session major test number 22. उससे पहले दोस्तों आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष 2025 आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आए। इस 2025 में आप डॉक्टर बने, आप एक बेहतरीन परिणाम अपने फैमिली को दें, अपने इंस्टीट्यूट को दें। ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ हमारी तरफ से भी हैं और निश्चित रूप से एक अच्छे रिजल्ट के लिए, बेहतरीन रिजल्ट के लिए आपको बहुत ही शिद्दत के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी वजह से तबीयत का मतलब बहुत ही शिद्दत से आपको काम करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आप सीएलसी के मिड सेशन टेस्ट सीरीज को बहुत ही शिद्दत के साथ फॉलो कर रहे हैं और इसी वजह से आपका रिजल्ट जो है वो भी बेहतरीन आने वाला है। तो लीजिए, उसी श्रृंखला के अंदर आज अपन यहां डिस्कस करने जा रहे हैं मिड सेशन मेजर टेस्ट नंबर 22 का जूलॉजी वाला सेक्शन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। एक तरफ कॉलम फर्स्ट के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट किया है और दूसरी तरफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स यानी कि एनिमल फाइला को रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो डेफिनेटली सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन फाइलम पूरी फेरा के एनिमल्स में होता है, तो आप इसको मैच कर दीजिए पूरी फेरा के साथ। उसके बाद में सेकंड में दिया हुआ ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थीज के एनिमल्स में होगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो निश्चित रूप से कॉर्डेट्स में। और फोर्थ में दिया हुआ है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन निडेरियंस या टीनोफोर्स में प्रेजेंट होता है। अब आप इससे रिलेटेड मैचिंग को तलाशोगे, जिसमें ए में 4, ए की बात करें तो ए के अंदर मैचिंग दी हुई है फॉर दो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ के अंदर। बी को सेकंड के साथ दोनों में दिया हुआ है, सी को थर्ड के साथ केवल ए के ऑप्शन में, और डी को फर्स्ट के साथ ए के ऑप्शन में। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है इस फर्स्ट ऑप्शन में है, इन कॉकरोच एंड प्रॉन्स एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर्स थ्रू मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स की बात करें तो कॉकरोच इंसेक्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रॉन की बात करें, झींगे की बात करें तो इसके अंदर एक्सक्रीशन मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा नहीं होगा। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इसी के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, इनकरेक्ट है। इसी वजह से 102 की बात करें तो गलत कथन पूछा है, निश्चित रूप से पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ, इसी वजह से 102 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें तो फिर से मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। एक तरफ बेटा आपको एनिमल्स के डायग्राम रिप्रेजेंट किए हुए हैं, जिसके अंदर डिफरेंट मैमल्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, दूसरी तरफ इनके साइंटिफिक नेम को रिप्रेजेंट किया हुआ है। पहला जो ऑप्शन डायग्राम दिखा रखा है निश्चित रूप से ये टेरोपस, जिसको फ्लाइंग फॉक्स बोल सकते हैं, और दूसरे की बात करें तो ये मैक्रोफस कंगारू, और तीसरे की बात करें तो निश्चित रूप से बेलेनोप्टेरा है, और फोर्थ की बात करें तो ये ऑर्निथोरिंकस या डकविल प्लेटिपस। अब ऐसी मैचिंग आप तलाशोगे जिसके अंदर ए में 3, बी में 4, सी में 5, ए में 3, बी में 4, सी में 5 एंड डी की बात करें तो डी में 1, डी के अंदर 1। ऐसी मैचिंग दी है बेटा सेकंड ऑप्शन के अंदर। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 104 फिर से मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। एक तरफ स्पेशलाइज सेल या पार्ट दिखा रखा है और दूसरी तरफ एनिमल्स के ग्रुप यानी कि उसके फाइलम को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आपको करेक्ट मैचिंग तलाशनी है। निश्चित रूप से कोइनोसाइट सेल्स जो है इनका प्रेजेंट होना फाइलम पूरी फीरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। नीडोब्लास्ट का प्रेजेंट होना सिलेंट्रेट्स या निडेरिया का। फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए प्लेटीहेल्मिन्थीज में होती हैं, तो नेफ्रिडिया एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एनालिड्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो कॉम्प्लेट्स का प्रेजेंट होना टीनोफोर्स का
करेक्टर होता है, और ऐसी मैचिंग आप तलाशोगी जिसमें ए के अंदर थर्ड, बी के अंदर 4, ए के अंदर थर्ड तो बी में 4, ए के ऑप्शन में दिया हुआ सी के अंदर 1 तो डी के अंदर 5 तो ई के अंदर सेकंड। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला। Then question number 105. 105 में पूछा है which of the following animals development is indirect and fertilization is external। जिनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो, उन एनिमल्स के ग्रुप को आपको आइडेंटिफाई करना है। निश्चित रूप से पहले ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर इकाइनस दिया हुआ है। इकाइनस की बात करें, फाइलम इकाइनोडर्मेटा का एनिमल है और निश्चित रूप से इसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है और साथ ही फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन भी क्या होगा? एक्सटर्नल होगा। इसी वजह से इकाइनस के लिए बात सही है। बेलेनोग्लोसस की बात करें तो हेमिकोर्डेटा का मेंबर है। इक्थियोफिस की बात करें तो ये लिम्बलेस एम्फीबियन है और उसके अंदर भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इसी वजह से फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही सभी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है। इसी वजह से 105 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। Then question number 106. 106 में पूछा है in cockroach a median flexible lobe lies within the cavity enclosed by the mouth parts। कोकरोच के मुखांगों से घिरी गुहा के भीतर एक मध्य लचीली पाली जैसी संरचना स्थित होती है, उसको क्या कहते हैं? तो निश्चित रूप से उसको अधोग्रसनी या फिर हाइपोफेरिंक्स या फिर लिंगुआ या फिर टंग ऑफ कॉकरोच बोला जाता है। इसी वजह से 106 की बात करें तो ऐसा ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है। इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन टेंडन्स। टेंडन की बात करें, कंडराओं की बात करें तो निश्चित रूप से उनके अंदर डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है और रीजन के लिए बोला टेंडन कनेक्ट बोन टू मसल। बात ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन टेंडन कनेक्ट करता है बोन को मसल्स के साथ, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन टेंडन्स में, इसी वजह से बातें दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसी वजह से इसका ऐसा ऑप्शन जो है वो कौन सा है? फर्स्ट वाला। इसी वजह से 107 की बात करें तो 107 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। Then question number 108. Given below are two statement, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला इन फीमेल द oogenesis begins बिफोर बर्थ बट कंप्लीट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ये बात सही है। निश्चित रूप से oogenesis की प्रोसेस इंट्रायूटेराइन लाइफ में स्टार्ट हो जाती है लेकिन कंप्लीट आफ्टर बर्थ, आफ्टर ओवुलेशन। जैसे स्पर्म कांटेक्ट में आता है तब उसके अंदर म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होके और सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट होती है किसके अंदर? ओवम के अंदर, यानी कि कंप्लीट कहीं ना कहीं आफ्टर बर्थ। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट तो ठीक होगा लेकिन पहला स्टेटमेंट क्या होगा? इनकरेक्ट। अब इससे रिलेटेड आप नीचे ऑप्शन तलाशोगे तो निश्चित रूप से जिसके अंदर स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट की बात करें तो ऐसा फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट इनकरेक्ट और सेकंड को करेक्ट बता रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 108 का 4। देन क्वेश्चन नंबर 109। 109 की बात करें तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग इनर सेल मास। इनर सेल मास के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन तलाशना है। पहला दिया हुआ इट कंटेन्स हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स, नहीं ये बात ठीक है, नहीं है। दूसरा दिया हुआ इट कंटेन्स स्टेम सेल्स विच हैव पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है कि इसमें स्तंभ कोशिकाएं होती हैं और इन स्तंभ कोशिकाओं में शरीर की सभी कोशिकाओं को प्रोड्यूस करने की, जान देने की क्षमता होती है। ये बात बिल्कुल सही है। इसी वजह से 109 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है दी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन फीमेल ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर। प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के दौरान केवल ऐसे हार्मोन जो केवल गर्भावस्था के दौरान हो सकते हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं। पहला दिया हुआ एस्ट्रोजन, नहीं एस्ट्रोजन तो यूजुअली होता है, प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। HCG एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन भी यूजुअली हो सकता है लेकिन HCG नहीं होगा। ऐसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन ये भी हो सकते हैं, लेकिन HCG एंड रिलैक्सिन की बात करें तो ये हार्मोन कब होते हैं? निश्चित रूप से केवल गर्भावस्था में ही देखने को मिलेंगे। इसी वजह से 110 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 111 विच ऑफ द फॉलोइंग इज
करेक्ट मैच पेयर, करेक्ट मैचिंग वाला जो पेयर है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला दिया हुआ है एचसीजी। एचसीजी की बात करें तो इसके लिए बोला है ओवेरियन हार्मोन, ये बात ठीक नहीं है। प्रोजेस्टेरोन के लिए बोला है ये पिट्यूटरी हार्मोन है, ये भी ठीक नहीं है। एचपीएल की बात करें तो ये पिट्यूटरी हार्मोन है, ये भी ठीक नहीं है। एचपीएल का मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस, तो ये भी ठीक नहीं है। रिलैक्सिन की बात करें तो रिलैक्सिन प्लेसेंटल हार्मोन है, बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है। इसी वजह से 111 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 112। 112 में पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। भ्रूण विकास के संबंध में आपको सही मिलान वाले विकल्प की पहचान करनी है। पहला दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में 4 वीक्स ओल्ड फीटस से हार्ट डेवलप, 4 सप्ताह के भ्रूण में हृदय विकसित हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट मंथ के एंड तक के भ्रूण के अंदर क्या बन जाता है? हृदय बन जाता है। इसी वजह से करेक्ट पूछा है तो निश्चित रूप से 112 के अंदर पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 113। 113 में पूछा है द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, मानव मादाओं में भ्रूण निष्कासन प्रतिवर्त जो है वो किसके द्वारा प्रेरित की जाती है? तो निश्चित रूप से फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा जो होता है दोनों क्या करते हैं? उसके लिए सिग्नल प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसा ऑप्शन तलाशोगे तो फुली डेवलप फीटस ओनली, नहीं ये ठीक नहीं। मैटरनल पिट्यूटरी एंड फुली डेवलप फीटस नहीं, प्लेसेंटल मैटरनल पिट्यूटरी नहीं, बोथ फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। इसी वजह से 113 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 114। 114 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच पेयर। करेक्ट मैचिंग वाला ऑप्शन आपको देखना है। पहला दिया हुआ लेडिंग सेल्स अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म, नहीं गलत बात है। लेडिंग सेल्स जो है वो स्पर्मेटोजोआ या गैमेट्स प्रोडक्शन का काम नहीं करेंगे। दूसरा दिया हुआ सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल्स, बिल्कुल सही बात है। सर्टोली कोशिकाओं की बात करें तो ये जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, इसी वजह से इनको नर्स सेल भी बोलते हैं। इसी वजह से 114 के अंदर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकेंड वाला। Then question number 115. 115 में पूछा आइडेंटिफाई द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेकेंडरी फॉलिकल। द्वितीयक पुटक की सही विशेषता की पहचान करनी है तो निश्चित रूप से सेकेंडरी फॉलिकल का डिस्टिंक्टिव फीचर्स थीका लेयर्स जो होती हैं उनका फॉर्मेशन होना होता है। तो ऐसा ऑप्शन आप तलाशोगे जिसमें एफियरेंस ऑफ सिंगल लेयर ऑफ थीका, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है। दूसरे में एंट्रम, एंट्रम की बात करें तो ये टर्सरी फॉलिकल का डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम नहीं, अपीयरेंस ऑफ जोना पहले तो क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही एकल थीका परत का दिखना है सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। इस वजह से 115 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। देन 116 की बात करें 116 में पूछा है sexually transmitted infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted। हेपेटाइटिस बी और HIV जैसे यौन संक्रमित रोग का संचरण किससे हो सकता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सही बात है, इससे हो सकता है। दूसरा दिया हुआ है शेयरिंग ऑफ फूड विथ इन्फेक्टेड पर्सन, फूड को शेयर करने के साथ की वजह से नहीं होगा। थर्ड में दिया हुआ है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में तो डेफिनेटली इसका ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। यूजिंग कंडोम्स ड्यूरिंग कॉइटस, नहीं, इसकी वजह से तो स्प्रेड नहीं, स्प्रेड होने को प्रिवेंट किया जाता है। तो निश्चित रूप से फर्स्ट एंड थर्ड के द्वारा हो सकता है। इसी वजह से 116 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकेंड वाला। Then question number 117. 117 में पूछा है which of the following is incorrect match pair। इनकरेक्ट मैच पेयर हेपेटाइटिस बी के लिए बोला है ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन होता है, यानी कि बात सही है, लेकिन क्वेश्चन ने इनकरेक्ट पूछा है। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोला है ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि ART होती है, ये बात भी सही है। ऐसे ही MTP के लिए बोला है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये नहीं, यही गलत है। इसी वजह से इनकरेक्ट पूछा है तो निश्चित रूप से यहां थर्ड ऑप्शन जो है उसमें इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है। इसी वजह से 117 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला।
देन क्वेश्चन नंबर 118 118 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच पेयर इज करेक्ट। करेक्ट मैचिंग वाली पेयर देखनी है। एम्ब्रियो विथ 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर्ड इनटू यूटरस। 8 ब्लास्टोमियर तक के अगर एम्ब्रियो को की बात करें तो उसका ट्रांसफर यूटरस में नहीं फैलोपियन ट्यूब में होता है। एम्ब्रियो विथ 4 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब, निश्चित रूप से 2 से लेके और 8 ब्लास्टोमियर अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी वजह से 118 की बात करें तो इसके अंदर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 119 के लिए बोला है दी कॉपर आयन से ऑफ आईयूडीज। आईयूडीज के जो कॉपर आयन है उनका क्या फंक्शन होगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ सप्रेस दी मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। निश्चित रूप से स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम करता है और साथ ही उनकी मोटिलिटी यानी कि गतिशीलता को भी कम करता है और इसी वजह से क्या करता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस और प्रेगनेंसी को कंसीव होने से प्रिवेंट करती है। डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन में ही सटीक इंफॉर्मेशन है, इसी वजह से 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच पेयर। करेक्ट मैचिंग वाली पेयर को आपको देखना। पहला दिया हुआ है नेचुरल मेथड के लिए फिजिकली प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ये बैरियर मेथड का फंक्शन होता है। दूसरे में दिया हुआ है बैरियर मेथड के लिए मेक यूटरस अनसुटेबल ऑफ फॉर इंप्लांटेशन, नहीं ये बात भी ठीक नहीं है, बैरियर तो फिजिकली मीट करने से रोकते हैं। ऐसे ही थर्ड में दिया हुआ आईयूडीज सप्रेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये बिल्कुल सही है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर आईयूडी। आईयूडी के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ दे कैन बी सेल्फ इंसल्टेड, बिल्कुल गलत है। सेल्फ इंसल्टेड नहीं हो सकती। आईयूडीज की बात करें तो इनके लिए प्रोफेशनल डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्स जो है उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। इसी वजह से पहले ही ऑप्शन में इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसी वजह से इनकरेक्ट पूछा है तो डेफिनेटली 121 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैचिंग कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंस्पायरेशन डिक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। निश्चित रूप से इंस्पायरेशन यानी कि एयर को इनहेल करना। एयर इनहेल कब करते हैं? जब अपने लंग्स के अंदर एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में प्रेशर क्या हो जाता है? कम। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑटोमेटिकली एयर क्या होती है? अंदर जाएगी। इसी वजह से पहले ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर तो इंफॉर्मेशन सही है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है। दूसरे में दिया हुआ एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के लिए बोला है इंक्रीज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। निश्चित रूप से एक्सपायरेशन तभी होता है जब लंग्स में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हाई हो एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। इसी वजह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर बाहर आ जाती है, तो यह बात भी सही है। थर्ड में दिया हुआ इंस्पायरेशन में डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंस्पायरेशन के टाइम में डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है, इस वजह से प्रेशर डिक्रीज होता है और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर कहां आती है? अंदर आती है। तो निश्चित रूप से थर्ड ऑप्शन जो है इसी में इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई और क्वेश्चन है इनकरेक्ट पूछा है, तो निश्चित रूप से 122 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा है स्पायरोमीटर कैन नॉट मेजर्स द फॉलोइंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज एक्सेप्ट। किस एक को छोड़ के और स्पायरोमीटर की बात करें तो वो मेजर नहीं कर सकता जो भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो उसको भी नहीं कर पाएगा। टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो उसमें भी रेजिडुअल वॉल्यूम आता है। ऐसे ही वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी में जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है वो पार्टिसिपेट करता है। टीवी प्लस है, आईआरवी प्लस है, ईआरवी जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, तो निश्चित रूप से वाइटल कैपेसिटी जो है उसका भी नहीं। लेकिन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो ये इसी वजह से 123 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा प्रेफर करेंगे? फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 124 के लिए पूछा सेलेक्ट द कंडीशन इन विच द टिश्यू फेवर्स डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन की बात करें तो उस स्थिति का चयन करिए जिसमें ऑक्सीहीमोग्लोबिन का वियोजन का पक्ष लेते हैं, तो निश्चित रूप से ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन टिश्यू लेवल पे होता है और टिश्यू लेवल पे PO2 कम होता है तो PCO2
हाई होता है, तो ऐसा ऑप्शन देखना है जहां लो PO2 एंड हाई PCO2, ऐसा सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ, इसी वजह से 124 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा, देयर इज अल्टरेशन इन जीन विच अफेक्ट ए प्रोटीन ड्यू टू विच ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज रिड्यूस, व्हाट इज द डिफेक्टिव प्रोटीन। ऐसे डिफेक्टिव प्रोटीन जीन के अंदर परिवर्तन होने की वजह से कौन सी होगी जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इफेक्ट हो, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन को कैरी करवाने का काम हीमोग्लोबिन करता है, और हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसके अंदर प्रोटीन की चेंज होती है, उनमें एब्नॉर्मेलिटी की बात करें तो निश्चित रूप से यहां फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें हीमोग्लोबिन दिया हुआ, इसी वजह से 125 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा, ब्रीथिंग की बात करें तो ये फिल इन द ब्लैंक्स प्रोसेस, व्हाइल रेस्पिरेशन इज फिल इन द ब्लैंक्स प्रोसेस, यानी कि पहला नंबर फर्स्ट क्या हो सकता है और सेकंड। तो ब्रीथिंग की बात करें तो ये डेफिनेटली फिजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर एयर इनहेल करते हैं या फिर एक्सपेल आउट करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन की बात करें तो वो बायोकेमिकल प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाया जाता है, इनडायरेक्ट रूप से ब्रेकडाउन होता है, इसी वजह से पहली फिजिकल और दूसरी की बात करें रेस्पिरेशन तो वो बायोकेमिकल, इसी वजह से 126 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 127 पूछा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है इंसेक्ट में ब्रेकियल रेस्पिरेशन नहीं, ट्रेकियल सिस्टम की बात करें तो उसके द्वारा होता है। फर्स्ट में इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, इसी वजह से इनकरेक्ट के लिए पूछा है, तो डेफिनेटली 127 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। Then question number 128, in the ABO system of blood group, if both antigens are present, no antibody, the blood group of the individuals would be। जब दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो आरबीसी की सरफेस पे जो भी एंटीजन प्रेजेंट होता है वही ब्लड ग्रुप होता है। निश्चित रूप से जब दोनों एंटीजन है ए और बी तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा, इसी वजह से 128 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 129 के लिए बोला है, द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया लीड्स टू। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया का मतलब निश्चित रूप से उसके बाद में एट्रिया में क्या होना है, सिस्टोल होना, आलिंद में संकुचन होना है, और आलिंद में संकुचन की वजह से 25% के लगभग फिलिंग होती है वेंट्रिकल की, इसी वजह से एनसीईआरटी ने इसको 30% से रिप्रेजेंट किया है, तो डेफिनेटली अपने को ऐसा ही ऑप्शन तलाशना है। ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व की बात करें, इनकी ओपनिंग बहुत पहले ही हो चुकी होती है, उसकी वजह से 75% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल कंप्लीट भी हो चुकी होती है। क्लोजर ऑफ सेमीलूनर वाल्व, ये भी पहले से ही बंद होते हैं। फॉल इन ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी नहीं, 30% ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है ये करेक्ट आंसर प्रेफर करेंगे, इसी वजह से 129 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 130 में बोला है, स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा मॉडरेट द कार्डियक फंक्शंस थ्रू ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। कार्डियक एक्टिविटीज की बात करें तो उनको अफेक्ट करने के लिए मेडुला के अंदर कार्डियक एक्सक्लेरेटरी या कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर प्रेजेंट होते हैं जिनके द्वारा कार्डियक एक्टिविटीज को अल्टर किया जा सकता है, ये बात है बिल्कुल सही है। उसके बाद में बोला है सेकेंड स्टेटमेंट में, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, ये बात भी बिल्कुल सही है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकते हैं क्योंकि एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स जो है वो कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट बीट को बढ़ा देती हैं, और निश्चित रूप से हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, तो ये बात भी सही है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इससे रिलेटेड ऑप्शन तलाशेंगे तो व्हाट इनकरेक्ट नहीं, दोनों करेक्ट है, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है फोर्थ में। इसी वजह से 130 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 131, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है, कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। निश्चित रूप से कैल्शियम की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग में उसका अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये बातें सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें बोला है, platelets can release a variety of substance most of which are involved in coagulation of blood clotting, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन है, इसी वजह से बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऐसा फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ, इसी वजह से 131 की बात करें तो इसका भी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला।
देन क्वेश्चन नंबर 132 132 फिर से मेजदी कूलम का क्वेश्चन है। हार्ट फेलियर की बात करें तो हार्ट फेलियर ऐसा होता है जब जितना ऑर्गन्स को ब्लड पंप करना होता है उतना ब्लड अगर इफेक्टिवली हार्ट के द्वारा पंप नहीं किया जाए तो निश्चित रूप से जो भी ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर की बात करें तो हार्ट मसल सडनली डैमेज नहीं, सडनली डैमेज होने की बात करें तो वो तो हार्ट अटैक में होता है। तो सी को तो आप मैच कीजिए फर्स्ट के साथ। कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो कार्डियक अरेस्ट के अंदर हार्ट बीट जो है वो स्टॉप हो जाएगी, तो आप डेफिनेटली कार्डियक अरेस्ट को मैच कर कीजिए 5 के साथ। और हार्ट फेलियर के लिए हार्ट नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडीज को आप मैच कीजिए 4 के साथ। अब आप ऐसी मैचिंग करोगे जिसमें ए में 4, ए की बात करें तो ए में 4 दो ऑप्शन में दिया हुआ है, बी के अंदर 5, बी के अंदर भी 5 दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, सी के अंदर फर्स्ट, सी के अंदर फर्स्ट में दोनों में दिया हुआ है। तो डी को और देख लो। कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करें तो निश्चित रूप से वो अथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, तो अथेरोस्क्लेरोसिस दिया हुआ है डी के अंदर थर्ड, डी के अंदर थर्ड। केवल फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है तो ई के अंदर सेकंड आ जाएगा, जिसके अंदर चेस्ट पेन की कंडीशन होती है ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई और O2 जो है वो प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से। तो 132 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 133 के लिए पूछा है चूज दी ऑप्शन विथ ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट वाला ऑप्शन देखना है। लिम्फ इज ड्रेन्ड इनटू मेजर वेन्स, बिल्कुल सही बात है। लिम्फ को फाइनली बड़ी जो वेन्स होती हैं उसके अंदर ड्रेन करवा दिया जाता है। लिम्फोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर एब्सेंट इन लिम्फ, एब्सेंट नहीं बेटा प्रेजेंट होती है, लेकिन यहां पे बी स्टेटमेंट गलत हो गया। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा नहीं हो पाती फैट का एब्जॉर्प्शन किसमें होता है? लैक्टियल्स के द्वारा होता है, ये भी गलत हो गया। इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, बिल्कुल सही बात है। लिम्फ की बात करें तो इसके द्वारा हार्मोन्स या न्यूट्रिएंट्स जैसे कि डाइजेस्टेड फैट जो होता है उनको कैरी करवाया जा सकता है। तो ए और डी जो है वो करेक्ट है, इसी वजह से ऐसा ऑप्शन फोर्थ दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से 133 की बात करें तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा है द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर मिनट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द अओर्टा इज कैलकुलेटेड एज। पहला दिया हुआ कार्डियक आउटपुट इनटू हार्ट रेट, नहीं स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट CO इज इक्वल टू हार्ट बीट रेट, हार्ट बीट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। तो निश्चित रूप से ऐसा ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। इसी वजह से 134 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 135 के लिए पूछा विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। जो नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं कौन सा स्टेटमेंट किसके लिए करेक्ट होगा, ऐसी इंफॉर्मेशन तलाशनी है। 3 कैटेगरी दे रखी हैं आपको, टीनोफोर्स, प्लेटीहेल्मिंथीज एंड एस्केल्मिंथीज। पहला स्टेटमेंट देखिए, कॉमनली कॉल्ड सी वॉलनट और कॉम जेलीज। कॉम जेलीज या फिर सी वॉलनट की बात करें तो ये टीनोफोरा के एनिमल्स को ही बोला जाता है। दूसरे में बोला है बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड, निश्चित रूप से टीनोफोरा के एनिमल्स जो होते हैं उनमें बायोल्यूमिनेसेंस भी प्रेजेंट होती है। थर्ड ऑप्शन में बोला है बॉडी वियर्स एट एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स, ये भी टीनोफोरा का ही करेक्टर होता है। और फोर्थ में बोला प्लेम सेल्स फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये निश्चित रूप से प्लेटीहेल्मिंथीज का। इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो प्लेटीहेल्मिंथीज का करेक्टर है। और एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एस्केल्मिंथीज के एनिमल्स में जिनमें मस्कुलर फेरिंग्स भी प्रेजेंट होता है, तो ये एस्केल्मिंथीज होगा। अब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करें तो वो तो टीनोफोर्स के लिए, ऐसा फर्स्ट ही ऑप्शन में दिया हुआ है और थर्ड में भी दिया हुआ है। फिर फोर्थ ऑप्शन जो है वो प्लेटीहेल्मिंथीज, फोर्थ ऑप्शन प्लेटीहेल्मिंथीज और फिफ्थ एस्केल्मिंथीज। फर्स्ट ही ऑप्शन में सभी इंफॉर्मेशन सही दी हुई है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला होगा। देन क्वेश्चन नंबर 136 पे पूछा है रेफर्स टू द नेम्स गिवन इन द बॉक्स।
हाउ मेनी ऑफ दीज एनिमल्स पजेस बॉडी कैविटी लैंड बाई मीजोडर्म, यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू सीलोम से रिलेटेड एग्जांपल से इक्वेशन के अंदर पूछे गए हैं कि जो एनिमल्स के नेम दिए हुए इनमें से ट्रू सीलोम किसमें होती है। तो निश्चित रूप से नेरिस की बात करें तो नेरिस किसका एनिमल है, किससे बिलोंग करता है, एनालिड्स, ट्रू सीलोम होती है। लोकस्ट्रा की बात करें तो ये टिड्डा ऑर्थ्रोपोड है, इसमें भी होती है। बॉम्बिक्स मोराई की बात करें तो रेशम कीट सिल्क वॉर्म इसमें भी प्रेजेंट होती है। एंटीडॉन की बात करें तो ये इसके अंदर भी काइनोडर्मेटा का एनिमल होता है, इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है। एस्केरिस की बात करें तो ये स्यूडोसीलोम होती है, इसमें भी नहीं होगा। लोलिगो की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है, मोलस्का का एनिमल होता है, फेसियोला में प्रेजेंट होगा और गोर्गोनिया में भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहां टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसी वजह से 5 से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला। तो 136 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड। Then question number 137. 137 में पूछा है, refer to the given figure A, B and C. Identify the option that represent the correct characteristic features of A, B and C. A, B, C के लिए करेक्ट इंफॉर्मेशन आप तलाशोगे। तो A के लिए बोला विविपेरस एनिमल्स हैं, नहीं, ठीक बात नहीं है। और B के लिए बोला है टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर। स्नेक की बात करें तो इसमें ईयर प्रेजेंट नहीं होगा। लेग, पिनी एंड टीथ, टीथ प्रेजेंट होता है C के अंदर, तो ये ठीक नहीं है। दूसरे में बोला हार्ड टू चैम्बर्ड, हार्ड टू चैम्बर्ड नहीं, तीनों ही रेप्टाइल्स हैं। निश्चित रूप से रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और एक्सेप्शनली क्रोकोडाइल में 4th, तो सेकंड भी नहीं होगा। होम्योथर्मल एनिमल नहीं, ये पोइकिलोथर्मल एनिमल्स होते हैं, असमतापी होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो निश्चित रूप से 4th ऑप्शन में बोला है लेग एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती। टिम्पेनम रिप्रेजेंट कर सकता है ईयर को। एपिडर्मल स्केल्स कवर्स दी बॉडी, एपिडर्मल स्केल्स भी होते हैं। और एनिमल्स पोइकिलोथर्मल्स और ओविपेरस होते हैं। सभी इंफॉर्मेशन ए, बी और सी के लिए करेक्ट बोली गई है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 137 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 4th वाला। देन क्वेश्चन नंबर 138 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पहला बोला है द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इज पोरोमेटाबोलस। सही बात है, पोरोमेटाबोलस टाइप का डेवलपमेंट, यानी कि जिसमें छोटे छोटे बदलाव होके और काफी टाइम चेंज होने के बाद में अगर एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इस टाइप के डेवलपमेंट को बोलेंगे पोरोमेटाबोलस। रीजन में बोला है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। बातें दोनों ही सही है, लेकिन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसी वजह से ऐसा आप आंसर तलाशोगे तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड वाला। इसी वजह से 138 की बात करें तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों सही बातें, इसी वजह से बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसी वजह से 138 का आंसर होगा सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 139 में पूछा स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए, एडहरिंग जंक्शन एंड टाइट जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग। एडहरिंग जंक्शन जो है उसका पर जो फंक्शन होगा वो सीमेंटिंग की तरफ परफॉर्म करना नेबरिंग सेल्स को, लेकिन फैसिलिटेट टू सेल्स कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन का काम इसका नहीं होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो क्या होगा, इनकरेक्ट। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। ये बात बिल्कुल सही है। गैप या कम्युनिकेशन जंक्शन की बात करें, अंतराली संधियों की बात करें तो वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाती हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो और स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट हो, ऐसा ऑप्शन फर्स्ट ही दिया हुआ है। इसी वजह से 139 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पहला वाला। Then क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको देखना है। पहला दिया हुआ है डाइवर्स टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स टुगेदर सपोर्ट स्ट्रेंथन एंड इंसुलेट अदर टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू के अलग अलग प्रकार की बात करें तो वो एक साथ जोड़ने का काम, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का या फिर इंसुलेटिंग लेयर का काम करते हैं, ऐसा बोला गया है। 140 की बात करें तो इसके फर्स्ट ऑप्शन में निश्चित रूप से पहले ऑप्शन में बोली गई इंफॉर्मेशन सभी क्या है, ट्रू होंगी, तो टी से मार्क कर दो। सेकंड में बोला है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड्स बोन, बोन्स एंड कार्टिलेज सॉफ्ट नहीं हार्ड कनेक्टिव टिश्यू में कंसीडर किया जाता है, तो ये फॉल्स होगा।
ऐसे ही थर्ड में बोला है ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, ये बात सही है। ब्लड सॉफ्ट या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स या फिर हार्मोन्स की बात करें तो ये इनका फंक्शन होगा। डी में बोला है कनेक्टिव टिश्यू हैज वेरी लेस इंटरसेलुलर मटेरियल, नहीं, कनेक्टिव टिश्यू में इंटरसेलुलर मटेरियल अच्छा खासा होता है, तो ये भी कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। यानी कि फर्स्ट और की बात करें तो ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू दिया हुआ है, लेकिन सेकंड के अंदर फॉल्स। फर्स्ट ट्रू हो और सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स की बात करें तो ऐसा सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। इसी वजह से 140 की बात करें तो इस 140 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा। देन क्वेश्चन नंबर 141 में बोला, पूछा गया है बेस योर आंसर टू क्वेश्चन ऑन द डायग्राम गिवन बिलो। जो स्केच नीचे दिया गया है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर इस पर आधारित होगा। क्वेश्चन ने स्केच के अंदर प्रोटिस्ट पोरिफेरेंस यानी कि इवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक ट्री है उसको रिप्रेजेंट किया कि एनिमल्स कैसे इवोल्व हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है ट्रांजिशन इन द एनिमल्स बॉडी प्लान आर आइडेंटिफाई अलोंग द ब्रांचेस। लेटर ए टू ई रिप्रेजेंट इवोल्यूशनरी माइलस्टोन। ए से लेके और ई तक इवोल्यूशनरी जो माइलस्टोन है उनको रिप्रेजेंट किया है। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इंडिकेट ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन विथ एसिलोमेट कंडीशन। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन और एसिलोमेट कंडीशन की बात करें तो वो निश्चित रूप से प्लेटीहेल्मिन्थीज या फ्लैट वॉर्म्स के अंदर एसिलोमेट्स होते हैं ये, और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है। तो निश्चित रूप से यहां आप आंसर तलाशोगे तो ए जो है, ए के बाद में तो निश्चित रूप से स्नेडेरियंस या टीनोफोर्स की बात करें तो उनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बी की बात करें तो यहां बी जो इवोल्व हुए होंगे निश्चित रूप से इनके अंदर जो है वो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गन बन गए होंगे, और ऑर्गन के साथ साथ एसिलोमेट यानी कि सीलोम इनमें अभी तक डेवलप नहीं हुई होगी। इसी वजह से ऐसा ऑप्शन आप तलाशोगे ए एंड सी। ए की बात करें तो इनमें तो टिश्यू लेवल, और सी की बात करें तो सी वालों के अंदर ऑर्गन सिस्टम बन गया होगा। बी की बात करें तो निश्चित रूप से यहां बी जो है वो करेक्ट आंसर प्रेफर करेंगे। डी और ई की बात करें तो डी ई के अंदर तो ऑर्गन सिस्टम होता है, और सी डी की बात करें तो सी और डी के अंदर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 141 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 142 के अंदर पूछा है, असर्शन के लिए बोला है दी एपिथेलियम ऑफ ए प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी हैज माइक्रोविलाई। सही बात है, किडनी के नेफ्रॉन की पीसीटी की अगर बात करें तो उसमें माइक्रोविलाई यानी कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है। रीजन के लिए बोला है माइक्रोविलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ट्यूब्यूल्स एंड मैक्सिमाइज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस। ये बात भी सही है कि माइक्रोविलाई सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, और सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हुए ही क्या करती हैं, मैक्सिमाइज करती हैं रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को। तो डेफिनेटली यहां पे पीसीटी के अंदर इसी वजह से माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होती है और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कंसीडर कर लेंगे। इसी वजह से ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो पहला। तो 142 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 142 का करेक्ट आंसर कौन सा प्रेफर करेंगे, फर्स्ट वाला। Then question number 143. Identify A, B and C. Given figure, choose the correct combination of option. A की बात करें तो निश्चित रूप से यूनिसेलुलर ग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। B की बात करें तो ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड, और C की बात करें तो ये कंपाउंड एपिथेलियम होगा। अब ऐसा ऑप्शन तलाशोगे जिसमें यूनिसेलुलर ग्लैंड A के लिए पहले ऑप्शन में बोला गया पैंक्रियाटिक डक्ट, नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। ए के लिए बोला गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल की बात करें तो डेफिनेटली ये यूनिसेलुलर ग्लैंड होती हैं, यानी कि ये हो सकता है। बी के लिए बोला सैलाइवरी सेल क्लस्टर, यानी कि सैलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये बात सही है कि वो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं। मॉइस्ट सरफेस ऑफ फेरिंग्स, ये बात भी सही है। सी के लिए बोला गया कि मॉइस्ट सरफेस ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स की बात करें तो वहां पे मॉइस्ट सरफेस और कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ये बात सही है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा है इन फ्रॉग वेंट्रिकल ओपन्स इनटू
वेंट्रिकल किसमें ओपन होते हैं? मेंढक के अंदर। तो डेफिनेटली एक ही वेंट्रिकल होता है मेंढक यानी कि एम्फीबियंस के अंदर, और वो फाइनली ओपन होता है एक लार्ज कोन शेप आर्टेरियल नेचर की जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसस या फिर ट्रंकस आर्टेरियोसस, जो कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है, आधार सतह पे प्रेजेंट होती है हृदय के। इसी वजह से ऐसा ऑप्शन आप तलाशोगे कोनस आर्टेरियोसस वाला तो दो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑन वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट, ऑन डोर्सल साइड। तो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है, इसी वजह से 144 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकेंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 145 पे पूछा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दी ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ बेबी, यानी कि बर्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरे स्टेटमेंट में बोला है, बाय द एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर द बॉडी ऑफ फीटस इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स। ये बात भी सही है, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसी वजह से बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऐसा आंसर कौन सा आएगा इसका? थर्ड वाला। इसी वजह से 145 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 146 फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 146 में पूछा है, स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला है, एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस लीड टू द कॉम्प्लिकेशंस लाइक ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग। बिल्कुल सही बात है, एसटीआई के अंदर ऐसे सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। स्टेटमेंट सेकंड में बोला है, एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन कैन लीड टू कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ऐसा भी पॉसिबल है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसी वजह से इससे रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड वाला। तो डेफिनेटली 146 की बात करें तो इसका भी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 147 की बात करें तो इसमें बोला है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया की बात करें तो मैच दी कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड की इंफॉर्मेशन के साथ मैच करना है। लैक्टेशनल एमेनोरिया कॉपर रिलीजिंग आईडी है? नहीं। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव? नहीं। ट्रेडिशनल मेथड? डेफिनेटली ए को 3 के साथ मैच कीजिए। LNG-20 की बात करें तो LNG-20 जो है वो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। डायफ्राम की बात करें तो ये रिवर्सिबल बैरियर मेथड, और मल्टीलोड 375 की बात करें तो ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ए को थर्ड, बी के साथ 4, ए को थर्ड, बी के साथ 4, सी के साथ 2 एंड डी के साथ है फर्स्ट। ऐसा ऑप्शन केवल थर्ड में दिया हुआ, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 147 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट दिया है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोला जाता है बेटा डीआरजी को, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप सेंटर को, और ये पोन्स में प्रेजेंट नहीं होता, ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में बोला है, आर्टिक की आर्ट कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन CO2 कंसंट्रेशन। ये बात सही है। आर्टिक बॉडी की बात करें या आर्टिक आर्च या फिर कैरोटिड बॉडीज या कैरोटिड आर्च की बात करें तो वहां पे CO2 एंड H+ की आयंस की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट किया जा सकता है। ये बातें सही है। जिसमें फर्स्ट इनकरेक्ट हो, सेकंड करेक्ट हो, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड में। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 148 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 149 के लिए बोला है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला है, कॉम्प्लेक्स ऑफ CO2 विथ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? इसका इनकरेक्ट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें बोला गया है, अबाउट 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दे दिया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं। 70% की बात करें बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होगा, इसी वजह से यह भी गलत हो गया। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 149 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा है, टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ECG इलेक्ट्रोड्स ऑन द बॉडी ऑफ पेशेंट्स आर अप्लाइड ऑन। मानव ECG प्राप्त करने के लिए रोगी के शरीर पर इलेक्ट्रोड से कहां कहां लगाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और पहले ऑप्शन में दिया गया लेफ्ट व्रिस्ट, राइट व्रिस्ट और राइट एंकल। गलत इंफॉर्मेशन है। निश्चित रूप से लेफ्ट व्रिस्ट की बात करें, लेफ्ट इकलाई की बात करें, ये तो ठीक है।
राइट रिस्ट की बात करें, दोनों कलाइयों के लिए तो ठीक है, लेफ्ट एंड राइट रिस्ट दोनों को यूज में लेते हैं, लेकिन एंकल की बात करें तो उसमें लेफ्ट एंकल जो है उसको यूज किया जाता है। इसी वजह से ऐसी इंफॉर्मेशन सेकंड ऑप्शन में दी हुई है। इसी वजह से 150 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला। इसी के साथ अपना जूलॉजी का पेपर अपन ने यहां पे कंप्लीट डिस्कस किया है। आई होप सभी का पेपर बहुत अच्छे से गया होगा और सभी का अच्छा स्कोर आप मेंटेन कर रहे होंगे मिड सेशन के अंदर। इसी आशा के साथ आप मिड सेशन के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को और निखारते रहिए। फिर से मिलेंगे किसी नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए आपको थैंक्स, ऑल द बेस्ट।